तो अगला उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ना, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखो परिचय देखो सबसे पहले इसका। तो उच्च शिक्षा क्या है, याद रखें कि विद्यालयीन शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा के उपरांत दी जाने वाली शिक्षा ही उच्च शिक्षा है। ठीक है ना, उच्च शिक्षा जो है विद्यालयीन शिक्षा के बाद दी जाने वाली शिक्षा ही उच्च शिक्षा है। ठीक है, द एजुकेशन आफ्टर द एजुकेशन आफ्टर स्कूलिंग इज नोन एज हायर एजुकेशन। ठीक है, याद रखें कि वर्तमान में यह +3 प्रारूप में संचालित है। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज रनिंग बाय +3 फॉर्मेट। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज रनिंग बाय +3 फॉर्मेट, है ना। 10+2+3 वाला पैटर्न पर है ना अभी। भले वो 4 साल का होता है, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह, वो उससे किसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, केवल उच्च शिक्षा की बात करें। जो प्रारूप है वो +3। ठीक है, NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 में इसे +4 से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, NEP 2020 में इसे +4 से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेटेड टू रिप्लेस दिस सिस्टम बाय +4। ठीक है ना, 4 साल वाला सिस्टम, और 4 साल को आपको यहां पर बता देना है। ठीक है ना, वो 4 साल वाला सिस्टम क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट के बाद 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री और 4 साल पर ऑनर्स। ये +4 से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये तुम लोग के क्रैश कोर्स में पढ़ाने से ना मेरा राइटिंग और खराब हो जा रहा है। सही ना, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, वैसे ही बोल रहे ससुरे आंध्रा। हाँ, तो आराम से लिखता हूँ ना, डिजिटल बोर्ड है ना, लिखने का मन नहीं करता है। अंदरू देख रहे हो इसको, कोई अंतर नहीं आया है, बोलता है ससुरे। हट, इधर देखो। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको +4 से रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा देखें, भारत में उच्च शिक्षा राज्य पोषित है। ठीक है ना, इंडियाज हायर एजुकेशन इज स्टेट फंडेड। ठीक है ना, भारत में जो उच्च शिक्षा है वो राज्य पोषित है। राज्य पोषित मतलब सरकारी है, सरकारी। ठीक, भारत में जो उच्च शिक्षा है वो राज्य पोषित है। सही बात, राज्य पोषित, स्टेट फंडेड। राज्य पोषित शिक्षा के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट फंडिंग हायर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेट फंडिंग हायर एजुकेशन, इंडिया स्टैंड ऑन थर्ड लार्जेस्ट नेशन। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है इंडिया। ठीक है ना, तो याद रखेंगे बहुत बड़ी क्वालिटी है भारत में मतलब हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में वो स्टेट फंडेड है ना।
मतलब सरकार के द्वारा संचालित होती है उच्च शिक्षा जो होती है, हायर एजुकेशन। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ही होता है, अब इतना समझ जाया करो, स्टेट मतलब राज्य सरकार नहीं होता, ठीक है भाई। आप एक संविधानविद से शिक्षा को पढ़ रहे हो तो संविधानविद वही प्रयोग करेगा ना जो संविधान में कहा गया है ना भाई। राज्य पोषित ही कहा जाता है, राज्य मतलब सरकारी, कभी भी राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अच्छा राज्य सरकार प्रयोग करना होगा तो मैं स्पष्ट लिखूंगा राज्य सरकार। जहां पर भी राज्य लिख रहा हूं मतलब गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार भी देगी और केंद्र सरकार भी देगी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। और ठीक ये इस तरीके से राज्य पोषित संस्थाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें कि उच्च शिक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा संचालित होती है, ठीक है। द हायर एजुकेशन इज डायरेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो ये हायर एजुकेशन जो है यहां से स्टार्ट होता है, मतलब इसके द्वारा संचालित की जाती है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। समझ में आया, परिचय समझ में आया इसका, ठीक। अब देखें उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विथ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, तो कौन कौन संस्थाएं संबंधित होंगी, देखो मैं बता रहा हूं, मत जबरदस्ती बोलो, ठीक है। हाँ चालू हो जाते हैं, और कुछ नहीं आएगा तब भी चालू हो जाए। मैं मतलब अगर कभी ऐसे बोल भी देता हूं ना तो मेरा उद्देश्य आपसे पूछना नहीं है, ठीक है। हाँ हाउ सर बस बोला करो, हाउ सर हाउ, ठीक है। जबरदस्ती इरिटेट करते हो। देखो उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, तो कितने प्रकार की संस्थाएं होंगी। एक आपका अकादमिक संस्थाएं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो शिक्षा प्रदान करेंगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक आपका विनियामकी संस्था है, ठीक, विनियामकी संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है ना भाई। एक तो होगी मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो एक एकेडमिक होंगे जो शिक्षा प्रदान करेंगे, और दूसरे क्या होंगे आपका विनियामकी होंगे, रेगुलेटरी होंगे, जो इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करेंगे, है ना। अच्छा एकेडमिक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखें विश्वविद्यालय आएंगे, महाविद्यालय, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। विनियामकी संस्थाएं में कौन कौन संस्थाएं आएंगी, नंबर एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो रेगुलेट करेंगी। अब यूजीसी को रिप्लेस करेगी आपका HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो NEP में प्रपोज्ड है, ठीक। यूजीसी, HECI, और एक है आपका NAAC, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है ना। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यही जो है ग्रेडिंग देती है कॉलेजेस वगैरह को। NAAC की टीम आती है हर साल, कॉलेज वगैरह का मूल्यांकन करती है, समझ आई बात। अच्छा विनियामकी संस्थाओं में थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए बस आपको, आप मत मिटा देना, ठीक है। विनियामकी संस्थाएं तो ये सारी किसके अंतर्गत आएंगी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब आएंगी आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है ना। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन देखेगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये ठीक है ना, समझ रहे हो।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, और एक आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। समझ में आया कि ऐसे होता है, पूरी मतलब स्ट्रक्चर बोल देगा ना आपको बताने के लिए, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर में फिर जैसे मान लो, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन पूछ देता है, भारत में उच्च शिक्षा की संरचना बताइए, ठीक है, तो संरचना बताइए, तो सबसे पहले क्या आएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, DHE लिखते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके नीचे क्या आ जाएंगे आपका UGC, HECI, HECI तो अब आएगा, तो UGC के नीचे आपका NAC, समझ रहे हो, NAC के नीचे क्या आ जाएंगे आपका विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ऐसे समझ गया ना। ये UGC के अंतर्गत ही काम करेगी, ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन UGC के अंतर्गत ही काम करती है ये भी। तो और आपको अगर दिमाग आपका काम नहीं करेगा, ऐसे भी लिख दोगे तो संरचना सही है। समझ में आया। संरचना जब भी पूछता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब कौन कौन उसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें मिल करके जो है आपका चलाती है उच्च शिक्षा को। समझ में आया। अच्छा देखो, जैसे विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो 31 मार्च 2021 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1115 है, 1115। 31 मार्च, तारीख जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है ना। 31 मार्च 2021 तक भारत में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो 1115 है, जबकि अगर कॉलेजेस की संख्या देखेंगे तो ये 52,000 से ज्यादा है, लगभग 52,000, ठीक है ना। 52,000 के आसपास पूरे भारत में कॉलेजेस है। हाँ, 31 मार्च 2021 तक का डेटा आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि यही डेटा अपडेट है सरकार की वेबसाइट में, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 तक द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर 1115 विश्वविद्यालय हैं। अच्छा देखो, विश्वविद्यालय कई प्रकार के होंगे। एक होंगे आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सुने हो ऐसा नाम, पढ़े भी होंगे, हैं? पढ़े कहाँ होंगे, बिलासपुर वाले होंगे तो पढ़े होंगे। एक होगा आपका राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक होगा DU, DU बोले तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, अच्छा वो दिल्ली नहीं बोले, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। समझ में आया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक होगा आपका OU, बताओ क्या होगा, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय। एक होंगे आपका PU, बताओ ये क्या होगा, चलो गजब यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तुक्का मारने तुम लोग एक नंबर हो, लेकिन फिर भी काम नहीं आया 2021 के प्री में। PU कुछ का ऐसा काम आया है, एक झनाक मिला मेरे को, बोले मैं सर थैंक यू सर, मैं बोला क्यों, बोले सर मैं 100 में 100 मार दी सर, है, और निकल गया प्री। मतलब ऐसा भी हुआ है इस बार, 100 में 100, तो ऊपर वाला जब खड़ा हो जाता है ना तो कुछ भी होता है। हुए पढ़ पढ़ के मर गए लोग का नहीं हुआ। ओपन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय, हिंदी माध्यम वाले निजी विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, इसको डीम्ड ही लिखना है, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य से मान्यता प्राप्त, और केंद्रीय विश्वविद्यालय। और कुछ होते हैं प्यारे बच्चों, इधर देखो, वहां जगह नहीं है, आप वहीं लिख लेना, हालांकि उसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग से लिख लो तो फीलिंग भी अच्छी वाली आएगी। राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे IIT, IIM और NIT, सुने हैं सबका नाम, IIT, IIM, NIT, हो गए तो नहीं यहां से कहीं से, है ना, IIT में सुन ही रहो बस, IIT, IIM और NIT, ठीक है। IIT 23 IITs है,
IIM 20, NIT 31। ठीक है, IIT, IIM और NIT। IIT है 23, IIM है आपका 20 और NIT है 31, 31। समझ में आया? अच्छा, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 54 है अपने पास, 54। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं? 54। स्टेट यूनिवर्सिटी 416। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है आपका 416 लगभग। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके बाद देख लो 316 लगभग। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय है आपका 316, डीम्ड यूनिवर्सिटी है 125। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका 125 और ओपन यूनिवर्सिटी है आपका 17 ओपन यूनिवर्सिटीज। समझ रहे हैं? 17 जो है आपका मुक्त विश्वविद्यालय है। सबका नंबरिंग बता दिया ना। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय लगभग 54 है, मतलब ये मोटा मोटी है आंकड़ा। ठीक है ना? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 54 है, राज्य विश्वविद्यालय 416 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 है, ओपन यूनिवर्सिटी 17 है। ठीक है ना? प्राइवेट वही बोल रहा हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी संख्या थोड़ी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि एग्जैक्ट उसका डेटा जो है अवेलेबल नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। ठीक है ना? तो वो लगभग आप उसमें लिखना, वहीं पर डेटा ऊपर नीचे होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU और OU जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, IIT, IIM और NIT जो है, समझ गया ना? इसलिए मैंने उसको लगभग लिखने के लिए बोल रहा था शुरू से। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका एकेडमिक होते हैं। समझ में आया? तो ये यही सब तो देखो ना पढ़ना है उसमें, आपका जो बीच में जो संस्थाएं दिया गया IIT, IIM, NIT, ये सब उसमें पढ़ना है। ठीक है, पूछ चुका है NIT में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, IIT में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है ना? जेई दिए हो? जेई दिए हो गए? परीक्षा सब दे देते हो? है? पास होना नहीं होना एक अलग बात है, परीक्षा तो हमारे यहाँ सब दे देते। नहीं दिए हो? वेरी गुड, मतलब पहचान गए थे अपने आप कि भाई सिविल सर्वेंट बनना है तो कहाँ दे करके मतलब, है ना? मैं जान रहा हूँ ना, इतने टैलेंटेड तो नहीं रहे होगे, आज भले मुंडी हिला दिए। तो ये इस तरीके से आपका यूनिवर्सिटीज होते हैं उच्च शिक्षा में। समझ में आया? इन्हीं को पढ़ना शुरू करते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो, ये सब परिचय में ये आंकड़े आपको देने पड़ेंगे, इतने कॉलेजेस, इतना ये लगभग, और हमेशा ना लगभग डाल देना क्योंकि डेटा वेरी होते रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका परिचय था उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का। ठीक, देखें इसके बाद से इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपका विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है ना? यूनिवर्सिटीज। ठीक, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज देखें, इंट्रोडक्शन देखें यूनिवर्सिटीज का, परिचय। विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं। ठीक है ना? द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, universities are the higher educational institutes which are established to provide the education of global standard, which are established to provide the education of global standard। तो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं। ठीक है, यह UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या ऐसे लिखा, यह केंद्रीय एवं राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित
होंगी। मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो केंद्र के द्वारा, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो राज्य के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या होंगी, संचालित होंगी। ठीक है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त संस्थाएं, जैसे मैंने राज्य पोषित बताया था, अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं। ठीक है ना। द यूनिवर्सिटीज आर फंडेड इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं। ठीक। इन्हें अनुदान प्रदान करने का कार्य यूजीसी द्वारा किया जाता है। ठीक है। यूजीसी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज, है ना। यूजीसी जो है आपका प्रदान करेगी। ठीक। 31 मार्च 2021 तक भारत में लगभग 1115 विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। 1115 विश्वविद्यालय है। देखें, इनकी स्थापना के उद्देश्य के, मतलब इनकी स्थापना के उद्देश्य एवं स्थापनाकर्ता के आधार पर यह निम्न प्रकार की होंगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना के उद्देश्य, एंड एस्टेब्लिशर, इट विल बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इनकी स्थापना के उद्देश्य, मतलब स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, और स्थापनाकर्ता के आधार पर, कौन इनकी स्थापना कर रहा है, इसके आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। वही जो हमने प्रकार लिखा। ठीक है ना। जैसे आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना, राज्य विश्वविद्यालय, ठीक, आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक, पांचवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी इत्यादि। ठीक है ना। वही उसी जो हमने उधर लिखा है उसी को आप लिख लेना उसमें। ठीक है। इसलिए क्योंकि अब इसको हमको इंडिविजुअल हमको पढ़ना है। आपके सिलेबस में डीम्ड यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी को, जो संस्थाएं आप देख रहे हो ना, उस संस्था में डीम्ड यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी डिटेल में है, मतलब पूछ सकता है आपसे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो समझ गए, केंद्र सरकार द्वारा है। ठीक। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य सरकार द्वारा स्थापित होगा। ठीक। क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय, इसलिए दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपके सिलेबस में अलग से जो आप बीच में जो संस्थाएं देखोगे, उसमें ये है आपका डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो क्या होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होगा, चलो बताओ, किसी को पता है? हाँ। बट हाँ ठीक है, ये तो उसके, हाँ वो जनरल चीजें हैं, मतलब जो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी समझते हो। यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है? ये वही अंतर है, जैसे एक तो आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए आए हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप इंजीनियर हो, ठीक है, और इंजीनियर होने के बाद आप एकदम फोकस्ड होकर के आए कि मुझे पीएचडी ही करना है, तो आप जिस चीज के लिए काम, मतलब आए और आप वही काम कर रहे हो, एक। दूसरा, आप इंजीनियर हो, आपने तय किया कि नहीं यार मेरे को टेक्निकल लाइन में ही कहीं जाना है,
लेकिन टेक्निकल के लिए तो नॉन टेक थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और आप यहां पर आए और आप नॉन टेक पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा लगने लगा और आप सोचे नहीं यार मेरे को पीएचसी ही करना है। मतलब आए किसी और के लिए थे और करने कुछ और लग गए। तो यूनिवर्सिटीज क्या है, जो प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड के एजुकेशन को देने के लिए स्थापित होती है, जो शिक्षा देने के लिए ही बने वो विश्वविद्यालय है। समझ में आया? लेकिन ऐसी संस्थाएं जो किसी और क्षेत्र के लिए थी, किसी और क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन अब वो यूजी पीजी कोर्स भी करवाना चालू कर दी, मतलब शिक्षा भी देना चालू कर दी। तो फिर उनको क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उनको मान्यता दे देता है एज ए यूनिवर्सिटी कि ठीक है आप ये काम कर सकते हो, वो भी करोगे और ये भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ऐसी संस्थाओं को, ऐसे विश्वविद्यालयों को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। डीम्ड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है बट आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। जैसे अपने यहां मान लो, जैसे सीवी रमन यूनिवर्सिटी अपन जानते हैं ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले बेसिकली क्या था, ये आईसेक्ट वगैरह मतलब कंप्यूटर एजुकेशन पर वर्क कर रहे थे, तो आए तो केवल कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने के लिए थे। लेकिन वहां से क्या हुआ, फिर यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ये सब भी चालू हो गया। ठीक, तो एक यूनिवर्सिटी था, मैं बोल रहा हूँ ना एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डीम्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर उसको बता रहा हूँ। तो सपोज करो कि आए थे मान लो कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए, और कंप्यूटर एजुकेशन देते देते किस में आ गया आपका, यूजी पीजी कोर्स भी कराने लगे, सारी कोर्स हो रहे हैं, पीएचडी भी हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, फिर उसी को बोलेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। भारत में जो पहली बार डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी वो 1950 में, 1950, IISC, ठीक है ना, बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। वो विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था थी, शोध अनुसंधान करने वाली संस्था। लेकिन शोध अनुसंधान करते हुए उसने क्या करना शुरू कर दिया, साइंस में रिसर्च के फील्ड में ही जेआरएफ वगैरह, मतलब यूजी पीजी है ना, रिसर्च फेलोशिप वगैरह, एमफिल, ये सब करवाना शुरू कर दिया। तो उसको सरकार ने क्या दे दिया, मान्यता दे दिया यूनिवर्सिटी का, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी। समझे मेरी बात को? और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कैसे हो सकते हैं, मतलब केंद्र से भी हो, मतलब शासकीय भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा हो सकते हैं और निजी। भाई बेसिकली पहले यूनिवर्सिटीज क्या होंगी, या तो गवर्नमेंट होंगी या प्राइवेट होंगी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, जिनको बाद में क्या दे दिया जाए, मतलब शिक्षा देने का दर्जा दे दिया जाए, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट नहीं होगी। सही बात, गवर्नमेंट फंडेड जो होंगी वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होंगी, मतलब सरकार का मालिकाना हक उसमें उतना नहीं होगा। स्टेक होल्डर हो सकती है सरकार, बट 51% से ज्यादा की नहीं हो सकती, वो कभी भी 49% या उसके नीचे की हो। जैसे आईआईएससी है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, आईआईएससी क्या है, वो मतलब सरकार उसमें स्टेक होल्डर है, बट मात्र 46.35% की है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वो। तो ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो किस, मतलब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जो किसी अन्य क्षेत्र के लिए स्थापित हो, लेकिन फिर वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स, आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, पीएचडी जैसी शिक्षाएं प्रदान करने लगे, तो फिर सरकार उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दे देती है, मान्यता दे देती है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आया समझ में? लिखवाऊं? चलो इसको अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे। परिचय लिखो, पहला लाइन लिखेंगे, डीम्ड से आशय, ऐसे लिखेंगे, डीम्ड से आशय मान्यता प्राप्त होने से है। डीम्ड मीन्स रिकॉग्निशन, डीम्ड मीन्स रिकॉग्निशन, ठीक है। डीम्ड से आशय मान्यता प्राप्त होने से है, कॉमा, इस प्रकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। सच एज
the recognized universities, such as the recognized universities shall be considered as deemed universities. ठीक है, पूर्ण विराम. सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यह केवल निजी क्षेत्र द्वारा ही स्थापित होंगे. It shall be established by the private sectors only. It shall be established by the private sectors only. यह निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित होते हैं. ठीक. पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा इसमें, अगला पॉइंट, ऐसे संस्थान जो किसी अन्य क्षेत्र में स्थापित हो, ऐसे संस्थान जो किसी अन्य क्षेत्र में स्थापित हो, कॉमा, इसके साथ साथ यदि अकादमिक शिक्षा भी प्रदान करने लगे, इसके साथ साथ यदि अकादमिक शिक्षा भी प्रदान करने लगे, अकादमिक शिक्षा ब्रैकेट में आप अपने जानने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा लिख लीजिएगा, अकादमिक शिक्षा भी प्रदान करने लगे, तब इन्हें केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर, तब इन्हें केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर विश्वविद्यालय का मान्यता प्रदान कर सकती है. यही डीम्ड विश्वविद्यालय है. ठीक है, तब इन्हें केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर मान्यता प्रदान कर सकती है. यही डीम्ड विश्वविद्यालय है. लिखेंगे, इफ अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन which has been established for other subjects, comma, started providing academic education, comma, then the central government may recognized as university, with consent of UGC, it is known as deemed university. ठीक है ना. लिखेंगे अगला पॉइंट, भारत का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय IISC है. ऐसा भारत का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय IISC है, बोर्ड में देख लेना. ठीक है, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस. ठीक है ना, IISC है. द फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज IISC, recognized in 1950. इसे वर्ष 1950 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. recognized in 1950, 1950 में से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, वर्तमान में जब भी लिख रहा हूं, बता रहा हूं तो आप ब्रैकेट में जरूर डालें, 31 मार्च 2021 तक वर्तमान में कुल डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 125 है. एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर 125. ठीक है, वर्तमान में कुल डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 125 है, 125. समझ में है? हाँ, कंप्लीट, मतलब उस क्षेत्र में भी काम करते रहेंगे और इसमें भी उनको आपको मतलब सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए हकदार हो जाते हैं. ठीक है, लिखेंगे, साइड हेडिंग डालिए, प्रशासन, डीम्ड विश्वविद्यालय का प्रशासन. ठीक है, विश्वविद्यालय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज. तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रशासन वही, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासन सेम वैसे ही रहेगा. समझ रहे हैं कैसा? इसको बस एक बार आप दिमाग में बैठा ले, सारे विश्वविद्यालय के प्रशासन में आपको यही लिखना है. सबसे पहले
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके नीचे यूजीसी या HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, और इसके नीचे आ जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी विश्वविद्यालय के प्रशासन में आप जाते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद से आपका DHE, फिर UGC, ठीक, और फिर आपका या मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर लास्ट में आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। इसी तरीके से क्या होंगे, संचालित होंगे। अब यूनिवर्सिटी में तो आप जान रहे हो वाइस चांसलर होगा, है ना, ये मतलब उसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पर भी जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर जैसे मुक्त विश्वविद्यालय में गए तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, समझ गए, ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। तो ये प्रशासन हो गया। कार्य क्या है ना, कार्य या उससे भी अच्छा शब्द आप लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य या अवधारणा, जो भी लिखे, अवधारणा शब्द से ज्यादा पूछता है तो सेम चीज होगा, कार्य या उद्देश्य या अवधारणा, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्सेप्ट, जो भी पूछे यही लिखना है, ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय के कार्य लिखिए, डीम्ड विश्वविद्यालय के उद्देश्य लिखिए, या डीम्ड विश्वविद्यालय की अवधारणा लिखिए, ठीक है, सब में यही लिखना है। डीम्ड में भी यही आएगा, मुक्त में भी यही आएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे लिखिए, पहला लिखिए इसमें, फर्स्ट, सार्वभौमिक, या ऐसा लिखिए, उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए, उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, ठीक है, मेकिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, मेकिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। आपको मैंने बताया था सार्वभौमिकीकरण क्या होता है, शिक्षा को सभी तक पहुंचाना। तो भाई ये तो किसी एक क्षेत्र में स्थापित हुए थे और फिर क्या करने लगे, यूजी पीजी कोर्स भी देने लगे, समझ रहे हो, मतलब शिक्षा पहुंचाई ही जा रही है ज्यादा लोगों तक। तो इसको बोलेंगे, मतलब इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, मतलब जो उच्च शिक्षा है और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है ना। अगला लिखेंगे, उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास करना, ठीक है, डेवलपिंग स्किल विथ हायर एजुकेशन, डेवलपिंग स्किल विथ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट लिखेंगे, उच्च शिक्षा में शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग रिसर्च एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन, ठीक है, प्रमोटिंग रिसर्च एक्टिविटीज इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अगला लिखेंगे, उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाना, ठीक है, उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाना, मेकिंग हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबल, मेकिंग हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबल, रोजगार को रोजगार परक बनाना, मतलब आपको डिग्री भी मिल रही है, जैसे NIFT वगैरह सुनते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन डिजाइनिंग वगैरह सुनते हो, तो ये क्या कर सकते हैं, आपको फैशन डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं, साथ में उसी में आपको यूजी कोर्स भी मिल जाएगा, मतलब आप ग्रेजुएट माने जाओगे। भाई अभी तक तो हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस यही सब समझ रहे हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं।
जैसे आप एफडी करते हो, मतलब एफडी मतलब फैशन डिजाइनिंग करते हो, तो फैशन डिजाइनिंग आपको एम्प्लॉयबल भी बना रहा है, रोजगार परक भी बना रहा है, वोकेशनल भी है, व्यवसाय भी मिलेगा आपको, व्यवसाय के साथ साथ ये स्किल डेवलपमेंट भी है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होंगी वो किस में जाएंगी? आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में, अगर उनको भविष्य में चल करके ऐसा दे दिया जाता है। जैसे आईआईएससी है, आईआईएससी किसके लिए बना है? आपका बेसिकली साइंस सेक्टर में रिसर्च के लिए। अब उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता दे दिया गया, तो आप वहां पर जाकर के फेलोशिप कर सकते हो, बैचलर की डिग्री ले सकते हो, मास्टर्स ले सकते हो साइंस में। समझ रहे हो? तो जब आप वहां से मास्टर्स लोगे या बैचलर करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए, साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी हो गया, उसी डिग्री से आप आकर के सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हो। भाई सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है ना, और आप रिसर्च किए और डीम्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च भी किए, रिसर्च के साथ साथ आपको बैचलर की डिग्री भी मिल गई, आप एग्जाम दे पा रहे। ये कोलैबोरेशन होता है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगी। चले अगला स्टार्ट करते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय। हेडिंग डाले ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय। अच्छा सुनो, अरे सुन लो रे, लिखने बोल दिया मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है ना? संपत्ति बन रही है, लगता है पैसा छुटा रहा है हमारा, हम पढ़ रहे हैं कुछ। ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है? ओपन मतलब जो ओपन है, खुला है। अच्छा देखो, ओपन यूनिवर्सिटी को खुला विश्वविद्यालय क्यों नहीं बोल रहे, मुक्त क्यों बोल रहे? मुक्त को तो अंग्रेजी में फ्री बोलेंगे, मतलब फ्रीडम है, मुक्त मतलब आजादी है ना, वो वाला फ्री नहीं बोल रहा था मैं, वो मुफ्त होता है बोल देते फट से तुम लोग। ये पगला जरूर बोलता है, इसके मन में आया भी होगा लेकिन अंग्रेजी नहीं समझ पाए। है फ्री मतलब मुफ्त होता है। मैं ये कह रहा हूं, आप इस बात को, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझो। मुक्त क्यों बोल रहे हैं हम, और मुक्त बोल रहे हैं तो अंग्रेजी में ओपन क्यों बोल रहे हैं? भाई ओपन का मतलब तो खुला होना चाहिए, जबकि मुक्त का मतलब तो फ्रीडम है, आजादी है, लिबर्टी है। सोचो तो। है? हाँ, मुक्त इसलिए कहा गया है या ओपन इसलिए कहा गया, इसके दो अर्थ है। इंग्लिश का भी अपना वैल्यू है और हिंदी में जो मुक्त रखा गया उसका भी अपना वैल्यू। पहले हिंदी समझो आप, तो आप समझ जाओगे। मुक्त कहने का मतलब यहां पर यह है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली से आपको मुक्ति दी गई है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली क्या है? ये जो अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। शिक्षक और विद्यार्थियों की एक समय पर एक साथ उपस्थित होने की परंपरा से मुक्ति। समझ रहे बात? ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब आपको क्लास जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर में पढ़ाई करो, बस आपको एग्जाम दे देना है। इसी को कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त दूरस्थ शिक्षा। यह कार्यक्रम है हमारे देश में, ओडीएल कार्यक्रम बोलते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसमें दूसरा ओपन शब्द का मतलब क्या है? ओपन, इंग्लिश में ओपन बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब यह है कि यह सबके लिए खुला हुआ है। रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, किसी भी जाति धर्म भेद, मतलब जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इट इज ओपन फॉर ऑल। तो जब भेदभाव ना हो तो क्या बोलते हैं इसको? सार्वभौमिकीकरण। और जब मुक्त हो, इसका मतलब ओडीएल, मतलब वहां पर टीचर और स्टूडेंट की जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है उससे मुक्ति दी गई। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, और इसको कनेक्ट करते हैं अपन कि कॉन्सेप्ट कहां से आएगा। मैंने आपको 3 एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया और तीनों का मतलब भी समझाया था कि क्यों 3 एजुकेशन पॉलिसी आई।
पहले तो आप गाड़ी में बैठते हो, चलाना सीखते हो, ए बी सी, मैं एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। कार की बात कर रहा हूं, कार की। ठीक है, हाँ, कार में ठीक है, उसमें भी होता है, लेकिन तुम लोग को ब्रेक की क्या जरूरत है महिलाओं, तुम्हारा तो पैर काफी है? तुम लोग भी ब्रेक की बात करोगे तो फिर तो मतलब धरती में बचा ही क्या फिर। ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, ये सब पुरुषों की बातें हैं। ठीक है पुरुषों, मेरी बात समझ में आ रही है? इनका तो कुछ नहीं है, तो पैर से रोकेंगे, नहीं तो सामने वाला तो रोक ही लेगा। है, बहुत डर लगता है लोग गाड़ी चलाते। खैर छोड़ो, कहानियां बहुत है, लेकिन इस बैच में नहीं सुना सकता। गुस्सा गए? हाँ, गुस्सा ना बैठो। मैं बोला गुस्सा, तो गुस्सा ना बैठा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बोला हूं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। भाई पहले आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो पहले तो आपको पता चले गाड़ी चलाना क्या होता है। गाड़ी चलाना सीख गए तो भाई फिर चारों ओर घूमना भी है, ठीक, किसी को बैठा करके। और जब घूमने लगे फिर कट भी मारना इधर उधर। यही थी 3 एजुकेशन पॉलिसी। पहले भारतीय शिक्षा का महत्व तो समझे, इससे 1968 की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। अब जब शिक्षा का महत्व समझ गए तो सबको शिक्षा देना है। गांव में जो बैठे लोग हैं, डिप्राइव्ड क्लास जो है, एससी एसटी, है ना, जो आपका वंचित वर्ग है, उनको देना है ना, जितने भी पिछड़े लोग हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में देना है, उन तक शिक्षा पहुंचाना, मतलब सार्वभौमिकीकरण करना 1986 का। और जब सबको मिल गया तो इनोवेशन लाना 2020 की पॉलिसी थी। तो 1986 कहता है कि सबको शिक्षा देना है, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण है। मतलब एजुकेशन मस्ट बी ओपन फॉर ऑल, एंड दैट इज व्हाई द ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट वर गिवन बाय द एनईपी 1986। और यही कारण है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय। समझे? मतलब ये दिमाग में रहना चाहिए आपको, कंसेप्चुलाइज कहां से हो रहा है ये। और इसके लिए सरकार ने ओडीएल प्रोग्राम चलाया, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाया भारत सरकार ने, और उसी के तहत ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। हालांकि ये पॉलिसी 1986 का है, जबकि भारत में जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी था वो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 1985 में स्टैब्लिश हो गया था वो, 1985 में। इग्नू एशिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगभग 42,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी विषय में जो है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी का काम है। प्रशासन इसी तरीके से होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उसके नीचे आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, फिर यूजीसी, और फिर आपका ओपन यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो? फंडिंग तो यूजीसी देगी ना, पैसा तो यूजीसी ही देगी, ठीक, इस तरीके समझे ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है। चलो लिखना शुरू करते हैं। परिचय लिखिए, परिचय, इंट्रोडक्शन। लिखेंगे वह विश्वविद्यालय जो औपचारिक शिक्षा पद्धति, वह विश्वविद्यालय जो औपचारिक शिक्षा पद्धति की बाध्यताओं से मुक्त हो, उन्हें मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, द यूनिवर्सिटीज विच आर फ्री फ्रॉम द मैंडेटरी प्रोविजन of formal educational systems are open universities। ठीक है, वह विश्वविद्यालय जो शिक्षा की औपचारिक पद्धति की बाध्यताओं से मुक्त हो, उन्हें हम मुक्त विश्वविद्यालय कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसकी संकल्पना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत की गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज वर गिवन बाय नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986। इसकी संकल्पना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत की गई। ठीक है, लिखेंगे तीसरा, यह उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर केंद्रित है
इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यह उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर केंद्रित है। इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर केंद्रित है। ठीक, इसकी संकल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। इसकी संकल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत की। इट वेर कंसेप्चुलाइज्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी जी। इट वेर कंसेप्चुलाइज्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी जी, ठीक है, इन 1985। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? अगला लिखे इसमें। इसके लिए ओडीएल कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके लिए ओडीएल, इसके लिए ओडीएल कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। द ओडीएल प्रोग्राम वर स्टार्टेड फॉर दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, ओडीएल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, ओडीएल, ठीक है ना, ऐसा इसको ऐसे लिखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। हिंदी में ओ ओखली का ऐसा वाला, ड डमरू का उसमें बड़ाई की मात्रा डी ए ल ऐसा, ठीक है ना। ओडीएल प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया, मतलब इसके लिए ओडीएल कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऐसे लिखें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी का, शिक्षक एवं शिक्षार्थी का एक ही समय पर स्थान पर उपस्थित होना। शिक्षक एवं शिक्षार्थी का, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी का एक ही समय पर एक ही स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोग्राम द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट at same time same place, at same time same place is not mandatory, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके अंतर्गत शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, इसके अंतर्गत शिक्षार्थी अपने अपने ऐच्छिक स्थल से ही, अपने ऐच्छिक स्थल से ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन, इन दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द फॉर्मल एजुकेशन, द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम देयर डिजायर्ड प्लेस, जहां वो रह रहे हैं, जहां उनकी इच्छा रहने का, वहीं से क्या कर सकते हैं, आपका शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक, लिखेंगे नेक्स्ट। वर्तमान में 17 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। एट प्रेजेंट वी हैव द 17 ओपन यूनिवर्सिटीज। वर्तमान में 17 मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जबकि भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, जबकि भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इग्नू है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखेगा, इग्नू विश्व का दूसरा, जब एशिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू विश्व का दूसरा, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय आपका संघाई यूनिवर्सिटी चाइना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है एशिया का, ठीक है ना। अरे आया समझ में? विश्व में दूसरा, एशिया में पहला। हाँ, चाइना पहला ना। अब मतलब वैसा नहीं बोल रहा हूं भाई कि हाँ चाइना में संघाई यूनिवर्सिटी बोल रहे हो ना। संघाई यूनिवर्सिटी नाम है, लेकिन इस्टेब्लिश कहाँ है आपका? अमेरिका में। इसके लिए बताया मैं आपको।
हाँ, तो यूनिवर्सिटी, जैसे एक यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में, दूसरे जिलों में, सॉरी क्या बोलते हैं, दूसरे देश में स्थापित हो सकते हैं ना, तो चाइना का ही है, लेकिन स्थापित कहाँ है आपका, अमेरिका में, इसलिए उसको मैंने वैसा लिखा है। ठीक है, समझ गए? तो मैं भी सोचा क्या बोलने लगे यार इन लोग, तुम लोग यार पकड़ लेते हो बात को। शंघाई तो चाइना में है, चाइना तो एशिया में, वाह रे। है, अच्छा लो, क्या लिखा है उसमें, है ना, चाइना। अरे लास्ट लाइन बताओ ना। ठीक, इसके बाद इसमें लिखेंगे प्रशासन, लिखो ऐसी, मुक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन, नंबर लिख दी। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन, मुक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन सेम ऐसी रहेगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके बाद यूजीसी, यूजीसी के नीचे ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेम चीज वैसे ही। ठीक, प्रशासन समझ गया। उसके बाद अगला लिखो, अवधारणा, वही कार्य या अवधारणा या आपका उद्देश्य। ठीक, कार्य या अवधारणा या उद्देश्य लिखो। पहला तो वही रहेगा जो उसमें लिखे आप, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है ना, उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, समझ में आया? दूसरा लिखे, कार्य करने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, अक्वायरिंग एजुकेशन विथ जॉब्स। ठीक है, कार्य या रोजगार के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना, समझ रहे हो मेरी बात? ओपन यूनिवर्सिटी मतलब आप अपनी जगह पर अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक, और क्या कर सकते हैं, शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। ठीक, लिखेंगे नेक्स्ट, ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल के, ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय आकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय आकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज। ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज which are not able to get physical education from the universities। ठीक है ना, मतलब फिजिकली अवेलेबल होकर के वो नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिखो, गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा, गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा स्वयं के स्थान पर उपलब्ध करवाना। ठीक है, प्रोवाइडिंग इन सीटू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग इन सीटू एजुकेशन। ठीक है, स्वस्थाने, पर्यावरण में पढ़ोगे इसको, है ना, स्वस्थाने और बहिर्स्थाने संरक्षण, इन सीटू एक्स सीटू, जैव विविधता के संरक्षण में पढ़ोगे, पढ़ लियो क्या? है, प्रीम पढ़े हो, मेंस का है ये, खैर। इन सीटू का एग्जांपल क्या है? नेशनल पार्क और जू किसका एग्जांपल है? एक्स सीटू का, बाहर ले जाते हैं उसमें। अच्छा, है, हाँ हाँ, ठीक है, इन सीटू एक्स मतलब स्वस्थान है, उसी के स्थान पर, और बहिर्स्थान है मतलब बाहर कहीं और ले जाकर के अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, संरक्षण दे रहे हो उसको, तो खैर
तो उसमें आपका नेशनल पार्क, सेंचुरीज है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आएगा उसमें इन सीटू में। एक्स सीटू में गार्डन, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जू, ये सब आएंगे उसमें। है पर्यावरण मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता था एक जमाने में। है आईआर बोल रहे हो? इसके बाद ना मैं आपको मतलब मैं पहले भी आपको बताया, मैं मेरा सिलेबस पहले खत्म करूंगा। इस वीक में ये खत्म हो जाएगा। 10 दिन लगेगा अपने को इकोनॉमिक्स में, और अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 सप्ताह लगेगा पॉलिटी में, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा पॉलिटी। है अच्छे से नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 30 अप्रैल तक हो गया, उसके बाद आपको जो टॉपिक बोलोगे उसको मैं पढ़ाते चलूंगा। अब आप आईआर बोलोगे, जैसा ही बोलोगे। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग टर्म में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेंस लॉन्ग टर्म में, तो मेंस लॉन्ग टर्म में मतलब पूरा एक एक लाइन मतलब वहां पर कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब सिलेबस को खींचने के लिए वहां पर। तो एक जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है इसमें, सीजी के एक्ट में, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता से पूछ रहा है ना बार बार। हाँ, 15 नंबर में पूछ दे रहा है उसको। तो मैं अभी पढ़ाना वहां पर शुरू किया हूँ, मतलब आज से शुरू करूंगा। छत्तीसगढ़ के एक्ट तो पढ़ा रहा हूँ मैं वहां पर, तो उन्हीं प्रताड़ना अधिनियम बताया था। तो मतलब जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो जो आपको लगेगा या जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आप बताओगे, तो मैं उस पार्ट को डील करूंगा। जैसे भू राजस्व संहिता पढ़ने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा, काफी मोटा है वो। 19 अध्याय है, 264 धाराएं हैं उसमें, और सेक्शन पूछ रहे हैं, देखो उठा करके सेक्शन पूछ रहे हैं। देखो पेपर, देखो कि नहीं देखो? है क्या 150? अबे कृपेंद्र, मैं बोल रहा हूँ सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन ना। हाँ, सेक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी पकड़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी उसमें पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, और वो क्या है, ऐसा है कि सीधा 15 नंबर में पूछ रहा है उसको। ठीक, तो लास्ट में पढ़ा दूंगा। आईआर बोलोगे तो आईआर भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आईआर तो पहले पढ़ाया ही। ठीक है, बन जाएगा ना? ठीक, चलो अब शुरू करते हैं आपका वो उच्च शिक्षा विभाग की सीमाएं, मतलब उच्च शिक्षा की सीमाएं। ठीक है ना, लिखो लिमिटेशंस ऑफ हायर एजुकेशन, या कमियां, जो भी लिखना चाहे। अच्छा, सुनो तो वो केवल तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय पढ़े ना, अभी तो वो वाला दूसरा वाला संस्था बचा है ना, नियामकी। तो बताते क्यों नहीं हो? खुद तो होश हवास नहीं रहता तुम लोग को। इधर देखो, ए इधर देखो क्या छूटा है उसमें, बताओ ना। वो तो हो गया बेटा, वो नहीं है, वो नहीं पढ़ना उसमें। हाँ, यही पूछ रहा था। चलो यूजीसी देखो तो, मतलब हमने विश्वविद्यालय पढ़ना शुरू किया तो उसमें संस्थाएं देखा ना, संस्था में अकादमिक देखा, और एक विनियामकी। विनियामकी में देखना पड़ेगा अपने को, है ना? वो नहीं है बेटा अपने में सिलेबस में, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब इस तरीके से नहीं। ठीक है, डीम्ड और ओपन बस है। ठीक है, यूजीसी देखें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो परिचय लिखते चलो। यूजीसी लिखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा की सर्वोच्च विनियामकी संस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च विनियामकी संस्था है। द यूजीसी इज the apex regulatory body for higher education. The apex regulatory body for higher education. यूजीसी उच्च शिक्षा की सर्वोच्च विनियामकी संस्था है। ठीक है, लिखेंगे इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को
इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी संकल्पना सबसे पहले 1948 के राधा कृष्णन आयोग ने प्रस्तुत की। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजीसी वेयर गिवन बाय द राधा कृष्णन कमीशन ऑफ 1948। 1948 के राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना की, पहली संकल्पना प्रस्तुत की, जबकि इसके स्थापना की औपचारिक घोषणा 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की या की। ठीक है, बट फॉर्मली इट वेर अनाउंस्ड in 1952 by the then Prime Minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी ने इसकी घोषणा की थी। समझिए, वो साइड इन डाले, संरचना। ठीक है, हायरार्की या संरचना लिखेंगे कि यूजीसी संरचना में इस तरीके से लिखवा, यूजीसी इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, द यूजीसी इज कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स। ठीक है, यूजीसी के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। क्लियर हुआ? लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसी में, इस संरचना में ही, इसकी 6 शाखाएं हैं। ठीक है, इट हैज द 6 ब्रांचेस। जैसे पूर्व में चलेंगे तो कोलकाता और गुवाहाटी असम में। ठीक है, दक्षिण में आपका बेंगलुरु और चेन्नई, पश्चिम में आपका पुणे। ठीक है, सेंटर में है आपका भोपाल। ये 6 शाखाएं हो गई और मुख्य शाखा इसका दिल्ली। ठीक है ना, इसकी 6 शाखाएं हैं और एक मुख्य शाखा होगी ना, प्रिंसिपल ब्रांच, और आपका 6 अदर ब्रांचेस। तो 2 पूर्व में है कोलकाता और गुवाहाटी, है ना, 2 दक्षिण में है, 4 बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक, एक पश्चिम में है, एक मध्य में, पुणे और भोपाल, और एक क्या हो गया आपका दिल्ली। ये मुख्य है। ठीक है, संरचना समझे बात? लिखिए नेक्स्ट, कार्य या अवधारणा या उद्देश्य। ठीक है, इसका कार्य क्या है, अवधारणा क्या है या उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, कार्य, अवधारणा या उद्देश्य लिखेंगे, कार्य, अवधारणा या उद्देश्य। ठीक है ना। नंबर 1, विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना। विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, प्रोवाइडिंग कंसेंट टू द गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग कंसेंट टू द गवर्नमेंट फॉर रिकॉग्निशन। विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए सलाह देना। ठीक, तीसरा, विश्वविद्यालयों को विनियमित करना। ठीक है, विश्वविद्यालयों को विनियमित करना, रेगुलेटिंग द यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों को विनियमित करना। ठीक, अगला लिखेंगे, विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज,
प्रोवाइडिंग द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मतलब विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना। ठीक, मान्यता प्रदान कर दी डीम्ड के लिए, समझ गए? लिखेंगे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं अनुशासनात्मक कार्यों के लिए नियमावली तैयार करना। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं अनुशासनात्मक कार्यों के लिए नियमावली तैयार करना। मेकिंग रेगुलेशंस फॉर disciplinary activity and curriculum for the universities। मतलब समझ गया ना? मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज में कोई डिसिप्लिनरी मतलब कोई नियुक्ति होती है, कोई पद मुक्ति होती है ना, कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो मोटा मोटी पाठ्यक्रम को भी क्या करते हैं, बना करके देते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज इस प्रकार की चीजों को इस कोर्स में इस प्रकार की चीजों को रखना चाहिए। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ? ये आपका यूजीसी है। अगला लिखें यूजीसी की सीमाएं। यूजीसी की सीमाएं, लिमिटेशंस। लिखेगा नंबर 1, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। यूजीसी में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ठीक, लाभ के लिए या तुष्टीकरण के लिए अनुदान प्रदान करना। ठीक है, तुष्टीकरण के लिए अनुदान प्रदान करना। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स विथ नो रीजन। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स विथ नो रीजन, बिना किसी कारण के भी क्या कर दे रहे हैं, कॉलेज से सांठगांठ करके, यूनिवर्सिटी सांठगांठ करके अनुदान प्रदान कर दे रहे हैं। केवल सलाहकारी है, मतलब इसका केवल सलाहकारी संस्था होना, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी ओनली, यह केवल एक सलाहकारी संस्था है। ठीक, एडवाइजरी बॉडी है। लिखेंगे भ्रष्टाचार। ठीक है, करप्शन। ठीक है, करप्शन। इसका विकेंद्रीकृत ना होना। ठीक है, लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत ना होना। विकेंद्रीकृत मतलब आप देखो एक जगह पर यूजीसी बैठी हुई है दिल्ली में, 6 शाखाएं ही बना दी गई, 1115 तो यूनिवर्सिटीज है ना, कहां कंट्रोल हो पाएगा सारी चीजें। विकेंद्रीकृत मतलब हर राज्य में कम से कम इसकी शाखाएं होनी चाहिए। भाई जैसे आप देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश में चुनाव करवाने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल देश में, मतलब दिल्ली में मुख्यालय है, लेकिन केवल वहीं पर बस नहीं रहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना अधिकारी हर राज्य में रखती है, इसी को आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोलते हैं, सीईओ, है ना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। समझ रहे हो? ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या करता है, कोई भी चुनाव हो रहा है उस पर संसद की आंख बंद करके रहता है, सॉरी संसद बोल रहा हूं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आंख बंद करके रहता है। वो सारी रिपोर्टिंग करेगा, राज्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। इवन जो लोकल इलेक्शंस होते हैं आपका लोकल बॉडी के, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके लिए भी इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, दिशा निर्देश देना, सुपरवाइजरी करना, ये तमाम कार्य जो है करता है। बट ऐसा यूजीसी के साथ कुछ भी नहीं है ना। ऊपर से यूजीसी क्या करे, ग्रांट मतलब पैसे यही देगी सरकार की तरफ से, समझ रहे हो, मतलब सरकार की तरफ से कॉलेज वगैरह को, यूनिवर्सिटीज को जो फंडिंग है वो कौन करेगा, आपका यूजीसी करेगा। इसलिए हम राज्य पोषित बोलते हैं हमारी उच्च शिक्षा को, स्टेट फंडेड है। समझ में आया? तो ये इसकी सीमाएं है। अगला लिखिए समाधान। समाधान लिखेंगे 1953 में स्थापित यूजीसी ने 1953 में स्थापित यूजीसी ने
भारत के उच्च शिक्षा विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है। भारत के उच्च शिक्षा विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है। द यूजीसी हैड प्लेड द वैल्यूएबल रोल फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लिखेंगे, सॉरी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। परंतु उपरोक्त सीमाओं ने इसमें सुधार या प्रतिस्थापना की संभावनाओं को भी बल दिया है। परंतु उपरोक्त सीमाओं ने इसमें सुधार एवं प्रतिस्थापना की संभावनाओं को भी बल दिया है, ठीक है। बट द अबव limitations create the expectation to reform or replace the UGC, ठीक। या तो इसमें सुधार की जरूरत है या प्रतिस्थापना बदल देने की जरूरत है, लिखेंगे। यही कारण है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार ने यूजीसी के स्थान पर HECI के स्थापना के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। यही कारण है कि भारत सरकार ने यूजीसी के स्थान पर HECI की स्थापना करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। such as the government had presented HECI bill in 2018 before the parliament, संसद में इसे प्रस्तुत किया, पूर्ण विराम। NEP 2020 में भी इसे दोहराया गया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिपीटेड इन NEP 2020, इसे NEP 2020 में भी दोहराया गया है, ठीक है ना। ये समाधान सरकार ने ही दिया, समझ में आया। तो ये यूजीसी में आपको इतना जानना था, ठीक है। कल पढ़ते हैं अपन HECI और उसके सारी चीजों के बारे में। समझ में आ रहा है ना, मतलब रिलेट करके पढ़ो तो ये याद रह जाएगा आपको, एग्जाम में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।